नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं। आपके सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है और हमने प्रयास किया है कि एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा किया जाए, जिससे कि आप एक ही वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीजों को तैयार कर पाओगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक ही वीडियो से कितने सारे प्रश्न आ गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत की जो उच्चावच है, उच्चावच का आशय ये है कि धरातल की जो ऊंचा और नीचा स्थान होता है, भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए बोर्ड आपको काफी भरा भरा लग रहा है और हमने प्रयास किया है कि बहुत सारी सूचनाओं को एक साथ इकट्ठा किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, पहली बात तो यह समझना आपको आवश्यक है कि भारत जो है उसको हम 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत भूमि को हम 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए जो ऊपर का जितना भी पर्वतीय क्षेत्र होता है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, उत्तरांचल और आपका ये इधर बिहार का हिस्सा और ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आपका जो बीच का भाग आता है वो आपका मध्य भारत का मैदान कहलाता है। जो आपकी गंगा यमुना जो प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जो मैदान बनता है उसको मध्य भारत का मैदान कहा जाता है। ये मध्य भारत का मैदान है डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद आपका जो निचला हिस्सा है उसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब ये है कि ये एक पठारी क्षेत्र है जो त्रिभुजाकार आकृति है। डियर स्टूडेंट्स, इनके नाम है यहां पर हम लिख देते हैं। सबसे पहला है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य भारत का मैदान, तीसरा आपका है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है आपका थार का मरुस्थल और पांचवा भाग है आपका तटीय मैदान और वह द्वीप समूह। इस तरह से आपके कुल 5 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा जाता है। दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऊपर का जो हिस्सा है आपका, जो आपके जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका स्टार्ट होता है, आपका पंजाब का भी कुछ हिस्सा आता है इसमें, आपका उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये आपका बिहार, इसके बाद आपका असम, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका मेघालय, त्रिपुरा और इस प्रकार का जो पूरा एरिया है, इस तरह से जो एरिया बन के निकल रहा है वो आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। ये स्टूडेंट्स, उसके ठीक नीचे गंगा जमुना जो आपकी भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके द्वारा बहाई गई मिट्टी के द्वारा जो क्षेत्र बनता है वो आपका मध्य भारत का मैदान कहलाता है। और इसके बाद जो निचला हिस्सा है इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको केवल एक सिंबल के रूप में बता रहा हूं, इतना नहीं है, इससे नीचे भी है। ये इस प्रकार का एरिया, यदि भी वो काफी नीचे की तरफ है, जो अभी मैं आपको नहीं बना रहा हूं उसका, क्योंकि उसका कारण ये है कि जिससे कि आपको जो लिखा हुआ है वो समझ में आए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार की त्रिभुजाकार आकृति होती है, इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद चौथा है आपका थार का मरुस्थल। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी राजस्थान में आप अच्छी तरह से परिचित हैं। इस प्रकार का जो हिस्सा है अरावली पर्वत के पश्चिम की तरफ जितना भी एरिया है वो आपका थार का मरुस्थल कहलाता है या भारतीय मरुस्थल कहलाता है। इसका कुछ हिस्सा डियर स्टूडेंट्स गुजरात की तरफ भी होता है। राजस्थान और गुजरात का मिला हुआ जो क्षेत्र है इसमें आपका थार का मरुस्थल है। और लास्ट और आपका अंतिम भाग है वो है तटीय मैदान। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके जो समुद्र तट है, इधर आपका जो है अरब सागर है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से ये पूरा एरिया जो घेरा बनता है, इस प्रकार का घेरा बना चला जाता है, इसको बोला जाता है तटीय मैदान। और इसके बाद
इसी में जुड़ा हुआ एक और भाग है आपका द्वीप समूह। डियर स्टूडेंट्स, आपके द्वीप समूह बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप समूह है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरह से भारत को कुल 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। आप उनके नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्रम से लेके आ रहे हैं। सबसे पहला है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में डियर स्टूडेंट्स आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, वो है हिमालय पर्वत। डियर स्टूडेंट्स, इस पर्वत से आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। इस पर्वत के नाम से आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस पर्वत का जो हम विभाजन करेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये समझना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ का मतलब यह है ऊपर से शुरुआत करेंगे नीचे की तरफ। इस प्रकार से मैं एरो का चिन्ह लगा रहा हूं, यानी ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ हम इस पर्वतीय प्रदेश का विभाजन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, इसके 4 भाग हैं प्रमुख रूप से। यहां पर लिखा हुआ है ट्रांस हिमालय। क्या लिखा हुआ है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस शब्द लिखा हुआ है, इससे आप समझ जाइए। पहला भाग है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है उस पार। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांस एक इंग्लिश शब्द है, इसका अर्थ होता है उस पार। उस पार का मतलब यह है कि अधिकांश हिस्सा इसका आपके चीन की तरफ है और इसमें हमारे भारत के अंदर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ध्यान देना यहां पर मैं राइट के निशान लगा रहा हूं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां इसी ट्रांस हिमालय की तरफ आती हैं। और इसमें आपके इसी ट्रांस हिमालय में K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, भारत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो भी इसी के अंदर स्थित है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो आ जाता है आपका मुख्य हिमालय या हिमाद्री या वृहद हिमालय। इसको हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो भी आपकी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके द्वारा बहे हुए पानी से भी यहां पर बर्फ जमी रहती है और इसलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। अधिकांश यहां पर बर्फ जमी रहती है। और डियर स्टूडेंट्स, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, जैसे कि आपकी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो भी इसी एरिया में स्थित है। और आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वो भी इसी के अंदर स्थित है। क्षमा करें डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको गॉडविन ऑस्टिन बताया था, तो वो उसकी ऊंचाई थोड़ी सी 8,611 है और कंचनजंगा जो है वो भी इस आपके मुख्य हिमालय या वृहद हिमालय के अंदर स्थित है। इसी में आपके नंगा पर्वत, नंदा देवी है। और डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह भी समझना जरूरी है, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से क्या अलग करता है, तो वो है ISSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन से ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय से या हिमाद्री से अलग होता है। ये स्टूडेंट्स, आपका जो मुख्य हिमालय है या आपका वृहद हिमालय है, उसमें आपके कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, यहां पर ये देखिए नंदा पर्वत, नंदा देवी है और आपका नंगा पर्वत भी है इधर ही आसपास, और आपकी कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट जो है यहां पर इस जगह पर आपके कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट है, ये भी आपके इस वृहद हिमालय में ही स्थित है। ये आपका थोड़ा ऊपर की तरफ था, इससे थोड़ा नीचे की तरफ आए। ये स्टूडेंट इधर की तरफ जब आ जाते हैं, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ और नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो आपका आता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये स्टूडेंट्स, इस मध्य हिमालय और लघु हिमालय में आपके पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीवा, महाभारत, इस प्रकार की पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। और इसमें कश्मीर में जो आपका जम्मू कश्मीर एरिया है, इसी के नीचे की तरफ यानी इधर भी ये स्थित है दक्षिण की तरफ, यानी सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय है, उससे नीचे की तरफ थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेके आते हैं तो वृहद हिमालय है, और उसके और थोड़ा नीचे लेके तरफ आते हैं तो आपका मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है। इसमें आपके जो घाटियां पाई जाती हैं, कश्मीर में इन घाटियों को मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में इन्हीं घाटियों को पुगियाल कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स, आपके भारत के जो बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कुल्लू और मनाली, ये भी आपके इसी मध्य हिमालय में या इसी लघु हिमालय में स्थित हैं। और आपका लास्ट है शिवालिक, यानी जो सबसे नीचे की तरफ है। इनमें आपके विशेषकर उत्तरांचल में या उत्तराखंड में इनमें दून और द्वार घाटियां हैं, यानी
जो आपकी पश्चिम की तरफ होती हैं उनको दून घाटी कहा जाता है, और जैसे कि आपका देहरादून है, और आपका पूर्व की तरफ जो घाटियां होती है इनको द्वार घाटियां कहा जाता है, जैसे आपका हरिद्वार। यहां पर ऐसी प्रकार के नाम आपको मिलेंगे, देहरादून, इस प्रकार से हरिद्वार, और भी द्वार, कई जगह के नाम द्वार या दून के रूप में मिलेंगे। तो जो पश्चिम की घाटियां उनको दून कहा जाता है, और जो पूर्व की घाटियां उनको आपका द्वार कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इस प्रकार से आपके हिमालय जो है उसके 4 भाग हो गए, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और आपका लास्ट है शिवालिक हिमालय। ये हमने विभाजन किया है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ उतरते जाएंगे तब आपके ये 4 प्रकार के हिमालय हो गए। अब जरा इधर देखिए कि इसको इस प्रकार से, अभी तो हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विभाजन किया, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विभाजन किया, और अब हम इसका पश्चिम से पूर्व की ओर, आप दिशाएं अच्छी तरह जानते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन करते हैं तो इनके नाम थोड़ा बदल जाएंगे। इनके नाम क्या रहेंगे डियर स्टूडेंट्स? आपका पहला कहलाएगा कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। पहला आपका कहलाएगा कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ये स्टूडेंट्स, ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है। देखिए यहां पर आपकी ये इस तरह से नदियां भी दिखा रखी हैं। ये सिंधु नदी जा रही है आपकी, ये आपके कैलाश मानसरोवर से इधर से निकलती है, और ये आपके इसके नीचे झेलम है, इसके नीचे चेनाब नदी है, इसके नीचे रावी नदी और इसके नीचे सतलज नदी है। ये स्टूडेंट्स, इसको याद करने का क्रम भी बता देता हूं मैं। सी जे चे रा से, ये एक शब्द है, इसको याद कर लीजिए। इससे आपको ये 5 नदियां याद हो जाएंगी। सी जे चेरास, सी का मतलब सिंधु, जे का मतलब झेलम, चे का मतलब चेनाब, रा का मतलब रावी और से का मतलब सतलज। इस प्रकार से इसको उत्तर से दक्षिण की क्रम में आप याद कर सकते हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। सीजे चेरास एक शब्द से आप याद कर सकते हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 नदियां हैं जो आपकी पंजाब में से निकलती हैं, इसीलिए इसका नाम पंजाब है, आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो आपकी सिंधु और सतलज नदियां हैं, सिंधु सबसे ऊपर है और सतलज सबसे नीचे है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये आपका हिमालय स्थित है, और इस प्रकार से ये कश्मीर और पंजाब के बीच में स्थित है, इसलिए इसको कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा और इधर की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका आता है कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली नदियों के बीच में है। किसके बीच में? सतलज आपकी यहां पर से निकल रही है और इधर ही थोड़ी काली नदी है जो गंगा नदी मिलती है। इन दोनों के बीच में ये आपका कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। इससे थोड़ा पूर्व की ओर तरफ और बढ़ते हैं तो फिर आपका नेपाल आ जाता है, और नेपाल उसी के नाम पर नेपाल हिमालय है। ये काली और तीस्ता नदियों आपकी बांग्लादेश की नदी है, जिसके कारण भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है। उन दोनों नदियों के बीच का हिस्सा जो कहलाता है वो आपका नेपाल हिमालय कहलाता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी नेपाल हिमालय में एवरेस्ट, कंचनजंगा जो आपकी प्रमुख आपकी जो पर्वत चोटियां हैं वो स्थित हैं। और इसके बाद लास्ट का हिस्सा जो है वो असम हिमालय है, जिसमें तीस्ता और दिहांग, ध्यान दीजिए, तीस्ता बांग्लादेश के आसपास की नदी है, और दिहांग जो है, जो ब्रह्मपुत्र जो नदी आती है उस गौर्ज जिसमें वो ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है उसको दिहांग गौर्ज बोला जाता है। उन दोनों के बीच में ये हिमालय स्थित है। इस प्रकार से आपके पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम बढ़ते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो 4 प्रकार से उसका विभाजन कर सकते हैं। पहला आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा आपका कुमायूं हिमालय, तीसरा आपका नेपाल हिमालय, और चौथा आपका असम हिमालय। ये स्टूडेंट्स यहां पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय का हम 2 प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर विभाजन करते हैं तो ट्रांस हिमालय होता है, आपका मुख्य हिमालय या हिमाद्री होता है, और या फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय होता है, और लास्ट है आपका शिवालिक हिमालय। दोबारा से सुन लीजिए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपका ट्रांस हिमालय, फिर आपका मुख्य हिमालय या हिमाद्री हिमालय, और इसके बाद आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और लास्ट है आपका शिवालिक श्रेणी। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण के क्रम में 4 आपके हिमालय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। और पश्चिम से पूर्व की तरफ हम बांटते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन करते हैं तो कश्मीर हिमालय, फिर इसके बाद आपका कुमायूं हिमालय, इसके बाद आपका
नेपाल हिमालय और इसके बाद आपका असम हिमालय जाता है। इस तरह से अगर हम बढ़ते हैं तो ये 4 विभाजन होते हैं, और इस तरह से हम बढ़ते हैं तो ये 4 विभाजन होते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो इस प्रकार के 4 भाग होंगे, और अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो इस प्रकार के 4 हिमालय हम उनके नाम रखते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये तो हो गई बात आपकी हिमालय के जो आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, विशेषकर हिमालय का ही जो पूरा क्षेत्र है वही उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आ जाता है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, ये आपका इधर का एरिया है। इसी में नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गारो, खासी, जयंतियां, ये आपकी जो है मेघालय में पाई जाती हैं। पटकाई भूमि असम में पाई जाती है। नामचा बरवा, इसी नामचा बरवा से घूम करके ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ पर आपके देहांग गोर्ज में से प्रवेश करती हुई, और इसके बाद ये गंगा मिल जाती है, और यहाँ पर इनका नाम भी बदल जाता है। जब आप नदियों को पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये दोनों नदियां मिलती हैं वो क्या कहलाती है। और इसके अलावा आपके पटकाई भूमि नागा श्रेणी नागालैंड में पाई जाती है, मिजो श्रेणी मिजोरम में पाई जाती है, इसलिए इनके नाम भी है। और इस प्रकार से ये पूरा आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो जाता है। कुल मिलाकर हिमालय से आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश मिलकर बनता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए आपका दूसरा जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मध्य भारत का मैदान। ये स्टूडेंट्स, मध्य भारत का मैदान का मतलब यह है कि गंगा और यमुना जो आपकी भारत की प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है, उस मिट्टी से जो मैदान बना हुआ है उसी को मध्य भारत का मैदान कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस मध्य भारत के मैदान को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है आपका भावर प्रदेश। भावर प्रदेश का मतलब शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में। शिवालिक का मतलब आपको पता है कि जो सबसे दक्षिणतम हिमालय है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे की तरफ हिमालय है उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के ठीक नीचे से आपका भावर प्रदेश शुरू हो जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा कंकड़ पाए जाते हैं, और ये इसकी जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ होती है, इसलिए इसमें ज्यादा कृषि नहीं होती है। तो पहला इसका क्षेत्र है भावर प्रदेश। और इसी मध्य भारत मैदान का दूसरा भाग है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश का मतलब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नदियों का पानी जो है कई जगह लुप्त हो जाता है और कई जगह ऊपर भी आ जाता है। यहाँ पर बारीक कंकड़ वगैरह मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ का हिस्सा जो है उपजाऊ पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, पंजाब में ये तराई प्रदेश ज्यादा पाया जाता है, और आपको मालूम है कि भारत का कृषि के रूप में सबसे संपन्न राज्य पंजाब है। तो उस तराई प्रदेश की जो मिट्टी है इसलिए वहां पर उपजाऊपन ज्यादा है। और तीसरा है आपका बांगर प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स, इसी तराई प्रदेश के नीचे, अब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहला है भावर प्रदेश, उसके नीचे तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के नीचे आपका पाया जाता है बांगर प्रदेश। डियर स्टूडेंट, बांगर प्रदेश वो है जो पुरानी जलोढ़क मिट्टी होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि जलोढ़क मिट्टी क्या होती है। नदियों के द्वारा बहाकर जो लाई जाती है मिट्टी, उसी को जलोढ़क मिट्टी कहा जाता है। उस जलोढ़क मिट्टी के द्वारा जो आपका भाग बनता है उसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। इस बांगर प्रदेश में क्या होता है, पुरानी जलोढ़क मिट्टी होती है, इसलिए इसका उपजाऊपन कम होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके नीचे होता है खादर प्रदेश, और खादर प्रदेश में जो होता है वो नवीन जलोढ़क मिट्टी से, नई जो मिट्टी है जो नदियों के द्वारा नई लाई जा रही है उससे बनता है। इसलिए चूंकि ये नई मिट्टी होती है उसमें उपजाऊपन होता है, इसलिए ये सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती है, वो आपका खादर प्रदेश कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, उत्तर का जो आपका या मध्य भारत का जो मैदान है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं: भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखिए कि जो आपका इसी में थोड़ा सा भारतीय जो आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नीचे जो आपका मध्य भारत का मैदान है उसी का एक हिस्सा भी है, इसको हम इस प्रकार से डिवाइड भी कर सकते हैं। पंजाब का मैदान, बारी तीस्त दोआब है ना, इसके नीचे आपका गंगा का मैदान, इसको भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। और इसके बाद आपका राजस्थान का मैदान, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये स्टूडेंट्स दोबारा देख लीजिए, ये आपका मध्य भारत का जो मैदान है इस प्रकार से गंगा यमुना नदी के द्वारा बनाया गया है। इस मध्य भारत के मैदान के, अब इसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नहीं तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी।
ये जो आपका मध्य भारत का मैदान है, इसको हमने 4 भागों में बांटा, भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, वांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। ये स्टूडेंट्स, इसी को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वो क्षेत्र के आधार पर। एक तो कहलाता है आपका पंजाब का मैदान, जो पंजाब के क्षेत्रों में पाया जाता है उसको पंजाब का मैदान कहलाता है। यहाँ पर दोआब ज्यादा पाई जाती है, और दोआब का मतलब होता है दो नदियों के द्वारा, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दोआब पाए जाते हैं, उनके नाम आपको विस्तार से कभी बताया जाएगा। तो पंजाब में जितने भी आपके दोआब क्षेत्र हैं, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं आपकी, ये जो आपकी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज नदी है, इन्हीं के बीच में जो भूमि है इसको ही दोआब कहते हैं, और इस दोआब से ये पंजाब का मैदान बना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे और चलते हैं तो फिर गंगा का मैदान है डियर स्टूडेंट्स। इस गंगा के मैदान में भी आपका ऊपरी जो गंगा का मैदान है उसमें रुहलकेंड का मैदान, अवध का मैदान कहलाता है। और थोड़ा सा मध्य की तरफ आ जाते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान आ जाता है, और थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो बंगाल का मैदान आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बिहार के मैदान को फिर हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सारण का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। और एक आपका राजस्थान का मैदान है, जो आपके थार के मरुस्थल के इधर की तरफ, अरावली पर्वत के इधर की तरफ जो आपका एरिया है उसको आप राजस्थान का मैदान कह सकते हैं। और एक ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इधर की तरफ जो मैदान बनाया जाता है उसको ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मध्य भारत का जो मैदान है उसको हम जो है उसकी उपजाऊपन के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं, भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, वांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। और हम उसको क्षेत्र के आधार पर, इस प्रकार से उसके विस्तार के आधार पर 4 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक तो पंजाब का मैदान, एक गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को हम फिर अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, बिहार का मैदान और पश्चिम बंगाल का मैदान। और फिर बिहार के मैदान को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, सारण का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। एक राजस्थान का मैदान है और एक आपके ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है। इस प्रकार से आपका मध्य भारत का जो प्रदेश है, या आपके जो आपका मध्यवर्ती प्रदेश है या मध्यवर्ती मैदान है, उसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर आता है, नंबर 3 आपका आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो इस प्रकार से ये ट्राइएंगल बना रहता है, इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार आकृति होती है, जिसका आधार इधर होता है और इसका शीर्ष दक्षिण की तरफ होता है। ये त्रिभुजाकार आकृति है, इस प्रकार से प्रायद्वीपीय आपका पठार कहलाता है। इस प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसका नाम तो पठार है, लेकिन बहुत सारी पर्वत चोटियां, बहुत सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं। और ये आपका वैसे भी आपके खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र है और इसका बहुत ज्यादा महत्व है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये स्टूडेंट्स ये आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें आपके, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, उच्च भूमि, आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि जो है, जिसमें आपका मालवा का पठार, बैतूल का पठार, बघेलखंड का पठार जो एमपी में स्थित है, ध्यान दीजिए, मालवा का पठार, बैतूल का पठार और बघेलखंड का पठार जो एमपी में स्थित है। और इसी में आपका अरावली पर्वत के पास की जो भूमि है, जिसको अरावली पर्वत को ही सम्मिलित कर लेते हैं इसमें, वो है आप जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है आपके गुरु शिखर 1727 मीटर, याद रखना है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर। ये स्टूडेंट्स, इसी में आपका जो आपका बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड जो है वो एमपी और यूपी से मिलकर बनता है, उसका पठार भी आपका इसी में स्थित है। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार का मतलब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ है। दंडकारण्य का पठार वो भी इसी प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। रायलसीमा का पठार जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है, वो भी इसी प्रायद्वीपीय पठार में आता है। तेलंगाना का पठार जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विस्तृत है, ये भी आपके इसी प्रायद्वीपीय पठार में आता है। और शिलोंग यानी जो कि आपके मेघालय की तरफ है, उसका पठार भी इसमें सम्मिलित रहता है। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार में ये सारे पठार सम्मिलित रहते हैं। अब इसी पठार में एक एरिया आता है दक्कन का पठार। ध्यान दीजिए, दक्कन का पठार इधर दक्षिण की तरफ चले जाते हैं तो दक्कन का पठार शुरू हो जाता है। उसमें देखिए सतपुड़ा श्रेणी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर राइट का निशान लगा हुआ है। ये सतपुड़ा श्रेणी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सतपुड़ा श्रेणी भी आपकी इसी प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सतपुड़ा श्रेणी है। इसको आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि
ब्लॉक निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा जो पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है, जब हम पर्वतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है। फिलहाल आपको इतना सा याद रखना है कि सतपुड़ा श्रेणी जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए आपके इसी ब्लॉक पर्वत में इसी सतपुड़ा श्रेणी में एक पर्वत चोटी स्थित है, धूपगढ़। नाम ध्यान से सुन लीजिए, धूपगढ़ जो है ये महादेव पर्वत में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के बिल्कुल नजदीक महादेव पर्वत पर स्थित है। ये पंचमढ़ी के बिल्कुल नजदीक में है, जो आपका पर्यटन स्थल है पंचमढ़ी उसके बिल्कुल नजदीक स्थित है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी से थोड़ी सी कम ऊंचाई वाली चोटी अमरकंटक भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1064 मीटर है। डियर स्टूडेंट्स, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र का पठार आ जाता है और महाराष्ट्र के पठार में अजंता की पहाड़ियां हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये अजंता शब्द आपको बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जो यूनेस्को की विश्व हेरिटेज जो विरासत है उसमें भी सम्मिलित हैं, वो अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वो इसी अजंता की पहाड़ियों में है और इसी में गोदावरी नदी भी निकल रही है और यहाँ पर बालाघाट, अहमदनगर बालाघाट भी है। डियर स्टूडेंट्स, इससे थोड़ा सा नीचे निकलते हैं तो महानदी है और महानदी का बेसिन है, उसमें छत्तीसगढ़ का मैदान है। इधर की तरफ जो आपका मध्य प्रदेश से थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ जाते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान आ जाता है। ये स्टूडेंट्स, उसी में उड़ीसा की उच्च भूमि है जिसमें मलयगिरी और महसानी पर्वत चोटियां हैं। और फिर आपका आता है दंडकारण्य का पठार, जिसको आपको पहले बताया जा चुका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर तेलंगाना का पठार, ये तेलंगाना है और इसमें रायलसीमा का पठार भी इसके साथ सम्मिलित है। फिर आपका आता है कर्नाटक का पठार, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो कर्नाटक का पठार आ जाता है और कर्नाटक पठार जो है वो केरल और कर्नाटक दोनों में विस्तृत है। और यहां पर ध्यान दीजिए मुल्लयानगिरी नाम की पर्वत चोटी है जो बाबा बुदन पहाड़ियों में स्थित है। ये बहुत फेमस है, बाबा बुदन पहाड़ी आपके इसलिए फेमस है कि यहाँ पर एक बहुत ही प्रमुख अयस्क का उत्खनन होता है। ध्यान से सुन लीजिए, बाबा बुदन पहाड़ी में एक प्रमुख अयस्क का उत्खनन होता है। आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि बाबा बुदन पहाड़ी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसको आपका जवाब देना है। मुल्लयानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है बाबा बुदन पहाड़ी की और ये आपकी कर्नाटक के पठार में स्थित है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो तमिलनाडु का पठार आ जाता है। ये स्टूडेंट्स, तमिलनाडु का जो पठार है उसमें जवादी सेबराय पहाड़ियां हैं और ये एरिया जो है नीस और चारकोनाट चट्टानों से बना हुआ है। ये स्टूडेंट्स, के नीचे चलते हैं तो पश्चिमी घाट है और इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई चोटी है। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है, तो वो है कालसुबाऊ चोटी। इसके बाद इसके नीचे थोड़ा जाओ तो महाबलेश्वर है और महाबलेश्वर से नीचे आकर के ये आपका पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट जहां पर मिलता है वहां कहलाता है नीलगिरी पहाड़ियां। क्या कहलाती हैं? नीलगिरी पहाड़ियां। डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है नीलगिरी पहाड़ियां। इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोड़ा बेट्टा चोटी है। ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। क्या नाम है? डोडा बेट्टा। डियर स्टूडेंट्स, यहां ध्यान रखना कि ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डियर स्टूडेंट्स वो डोडा बेट्टा नहीं है, बल्कि अन्नामलाई जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे अन्नामलाई जो पहाड़ी है, उस अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है उसका? अनाईमुडी। उस अनाईमुडी चोटी को ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है, ये टेक्निकल बात है, यहां पर प्रश्न पूछा जाता है, अधिकांश विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी डोडा बेट्टा है और आपकी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो आपकी अनाईमुडी है और उसके बाद नंबर 2 पर डोडा बेट्टा आता है। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी अनाईमुडी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके ये दक्षिण भारत का जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो इस प्रकार से आ जाता है।
अब जरा देखिए अगला आपका जो भाग है, जो भारत का क्षेत्र है जिसको हम बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, वो है थार का मरुस्थल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस थार के मरुस्थल से सभी परिचित हैं कि थार का मरुस्थल जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसके पश्चिम की ओर स्थित है और ये गुजरात की तरफ जाता है और इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपको इतनी सी जानकारी पर्याप्त है कि अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम की तरफ जो स्थित है मरुस्थल, उसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। और थार के मरुस्थल में भले ही हम इसको थार का मरुस्थल कहते हैं, लेकिन अब इस थार के मरुस्थल में बाड़मेर जो क्षेत्र है वहां पर तेल की बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत अधिक उसका उत्पादन हो रहा है, इसलिए यही क्षेत्र हमारे लिए अब एक खनिज संसाधन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका थार का मरुस्थल है जो आपका चौथा हिस्सा है। और लास्ट है आपका तटीय मैदान में द्वीप समूह। तटीय मैदान का मतलब ये है कि आपका जो समुद्र तट है, इस प्रकार से जो समुद्र तट है, इस समुद्र तट को तटीय मैदान कहा जाता है। तो देखिए तटीय मैदान को, इधर आपका डियर स्टूडेंट्स आपने भारत के नक्शे में देख रखा है, इधर अरब सागर है और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। इधर आपका अरब सागर है, उधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर के किनारे किनारे जो है वो उसको पश्चिमी जो है घाट कहा जाता है और आपका इधर की तरफ जो बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे जो आपका तट है उसको आपका पूर्वी घाट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है इधर का हिस्सा पश्चिमी घाट और इधर का हिस्सा पूर्वी घाट कहलाता है। अब इन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को भी अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक तो आपका इधर की तरफ गुजरात है, इसको गुजरात का तट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस गुजरात के तट में ध्यान दीजिए, ये घाट आपके बड़े इंपोर्टेंट हैं। भले ही ये घाट नीचे की तरफ है लेकिन बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि जितने भी बंदरगाह हैं इन्हीं घाटों के किनारे पर हैं और बहुत महत्वपूर्ण, व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। देखिए गुजरात का जो तट है उसमें कांडला बंदरगाह है, बहुत फेमस बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, वो आपका स्थित है। ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार का राइट का निशान लगा हुआ है, ये कांडला बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, बहुत इंपोर्टेंट बंदरगाह है। यहीं पर मांडवी की पहाड़ियां हैं और ये मांडवी स्थान की वजह से इसका नाम मांडवी की पहाड़ियां हैं। तो मांडवी में पवन ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा इधर घूम के जाते हैं तो ये गिर पहाड़ियां जाती हैं। ये गिर पहाड़ियां महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट्स, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये गिर पहाड़ियां। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो डियर स्टूडेंट्स देखिए जामनगर जो है वो रिफाइनरी के लिए फेमस है। गिर पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये जामनगर जो है वो रिफाइनरी के लिए फेमस है। रिफाइनरी यानी तेल रिफाइनरी जो है, आपकी जो खनिज तेल होता है उसको रिफाइन करके जो आपका पेट्रोल डीजल बनता है वो यहीं पर बनाया जाता है, ये बहुत फेमस है। और यहीं पर अंकलेश्वर है और यहां से आपका थाल घाट शुरू हो जाता है। ये स्टूडेंट्स क्या शुरू हो जाता है? थाल घाट। इसके बाद देखिए आपका कोंकण तट जो है वो आपके थोड़ा सा गुजरात से नीचे की तरफ आकर के और ये कर्नाटक से शुरुआत हो जाती है इसकी। ये कोंकण जो तट है ये मुंबई, इसी में आपका मुंबई स्थित है, महाराष्ट्र में, सॉरी मैं कर्नाटक गलत बोल गया, महाराष्ट्र में मुंबई जो है जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये इसी कोंकण तट पर स्थित है। इसके बाद इसी में इसी मुंबई पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है जो भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। इसके नीचे थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं तो ये कन्नड़ तट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये कोंकण तट के नीचे कन्नड़ तट आ जाता है और इस कन्नड़ तट में देखिए कर्नाटक का तटीय मैदान कहलाता है। ये गोवा से लेकर मैंगलोर तक, गोवा जो है इधर की तरफ गोवा है, उस गोवा से और मैंगलोर तक, मैंगलोर जो है वहां तक ये फैला हुआ है कन्नड़ तट। और इसमें मंगलोर बंदरगाह है जो बहुत ही फेमस बंदरगाह है और इस मैंगलोर बंदरगाह के जो है वो लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ये स्टूडेंट्स इसके बाद सबसे नीचे की तरफ केरल का हिस्सा है, इसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट जो है, इस मालाबार तट में आपकी लेगून झीलें हैं, फेमस झीलें हैं, लेगून झीलें जो कयाल झीलों का उदाहरण है, वो कयाल झीलों का उदाहरण लेगून झील इसी एरिया में स्थित है। डियर स्टूडेंट्स, इसी एरिया में, इस मालाबार तट के एरिया में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जब मिट्टियों की चर्चा की जाएगी तब आपको बताया जाएगा। यहीं पर कोची बंदरगाह भी है, फेमस बंदरगाह है, कोची बंदरगाह भी स्थित है। तो इस प्रकार से इधर का जो पश्चिमी घाट एरिया है, इस पश्चिमी घाट एरिया में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, यहाँ पर गिर पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जामनगर में जहाँ पर रिफाइनरी है, फिर आपका जो है पाल घाट है, नीचे मालाबार तट है, इसमें मंगलोर आपका बहुत ही फेमस बंदरगाह है और ये लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध है।
ये स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ जाते हैं पूर्व की ओर, तो ये आपका इधर का पूर्वी जो है घाट है, इस पूर्वी घाट को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये ऊपर का हिस्सा उत्तरी सरकार तट कहलाता है और निचले का हिस्सा जो है वो कारोमंडल तट कहलाता है। ये तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर का हिस्सा उत्तरी सरकार तट और नीचे की तरफ का आपका कारोमंडल तट कहलाता है। ये स्टूडेंट्स इसमें भी बड़ी इंपोर्टेंट बातें हैं। एक तो इधर इसमें उड़ीसा के पास में हल्दिया है जो भारत का नवीनतम बंदरगाह है, और इसके बाद इधर ही उड़ीसा में चिल्का झील है, फेमस झील है चिल्का झील जो उड़ीसा में पाई जाती है। और उसी उड़ीसा के बगल में चांदीपुर या उड़ीसा में ही है चांदीपुर, जो आपकी भारत की जितनी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा, ये चांदीपुर भी उसी उड़ीसा में स्थित है। तो ये पूर्वी घाट पर स्थित है। और इसके अलावा आपकी पुलिगढ़ झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, वो पुलिगढ़ झील भी जो है वो भी के नाम से इसी पूर्वी घाट पर स्थित है। और विशाखापत्तनम जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है वो भी इधर ही आंध्र प्रदेश में स्थित है। और चेन्नई जो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का आर्टिफिशियल बंदरगाह है, वो भी के नाम से इसी पूर्वी घाट पर स्थित है। ये स्टूडेंट्स ये बात हुई आपके तटीय मैदानों की। और इसी में एक और इससे जुड़ा हुआ है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह कहां पर है? ये स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका अरब सागर की तरफ द्वीप समूह है, इस प्रकार से डॉट 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 बने रहते हैं भारत के नक्शे में, ये आपका लक्षद्वीप समूह है। और इधर जो आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ इस प्रकार से एकदम लाइन से बिंदु बने रहते हैं, वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये स्टूडेंट्स इन दोनों द्वीप समूह पर प्रश्न बड़ा इंपोर्टेंट पूछा जाता है, वो ये है, अधिकांश हर एग्जाम में आता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जो है वो चैनल का नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, वो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री। अब इसको याद कैसे रहेंगे? अंडमान और 10, अंडमान और 10, 10 में भी नहीं आ रहा है और अंडमान में भी नहीं आ रहा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग अलग करता है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए, इधर आपका लक्षद्वीप जो समूह है, और लक्षद्वीप समूह जो है यहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे नीचे की तरफ, भारत के नक्शे के बिल्कुल नीचे की तरफ अगर आप देखोगे विश्व के नक्शे में, तो मालदीव एक देश है। इस मालदीव से लेकर के और ये आपके लक्षद्वीप का मिनिका है, उसके बीच में यहां ध्यान दीजिए, ये मिनिका लिखा हुआ है, ये मालदीव लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल गुजरता है। कौन सा डिग्री चैनल निकलता है? 8 डिग्री चैनल गुजरता है। ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मालदीव और मिनिका के बीच में कौन से डिग्री चैनल गुजरता है, तो वो 8 डिग्री चैनल में गुजरता है। और इस मिनिका से और लक्षद्वीप के बीच में, यहां पर इसके बीच में 9 डिग्री चैनल गुजरता है, 9 डिग्री या 9 डिग्री चैनल गुजरता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करने वाला जो आपका चैनल है उसका क्या नाम बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। और आपके मालदीव और मिनिका को अलग करता है वो है आपका 8 डिग्री चैनल, और मिनिका और लक्षद्वीप को अलग करने वाला वो है आपका 9 डिग्री चैनल। अब ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि चूंकि अपन जो आपकी भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री चैनल 0 डिग्री होती है, उससे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इसके जो डिग्री वो है बढ़ती जा रही है। मालदीव से हम मिनिका की तरफ गए तो वो 8 डिग्री था, और मिनिका से लक्षद्वीप की तरफ गए तो वो 9 डिग्री हो गया, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है अक्षांश ये स्थिति। तो इस प्रकार से ये आपके लक्षद्वीप है और ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ये स्टूडेंट्स इसमें 2-3 बातें इंपोर्टेंट हैं। ये आपका जो लक्षद्वीप समूह है इसमें ध्यान रखना कि ये अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें एक आपका नाराकुंडम नाम का सुसप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट जो चीज है वो आपका बैरन द्वीप बहुत इंपोर्टेंट है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है बैरन द्वीप। ये भी इससे अंडमान निकोबार ये लक्षद्वीप में स्थित है बैरन द्वीप, और ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है अंडमान निकोबार की वो आपकी सैडल पीक है, यानी सैडल चोटी है। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है जो बैरन नाम से है, और नाराकुंडम सुसप्त ज्वालामुखी है वो भी इसी में पाया जाता है, और सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी भी यहाँ पर पाई जाती है इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने इस एक ही वीडियो में ये महत्वपूर्ण बातों को पढ़ने का प्रयास किया है। ये स्टूडेंट्स समय की बहुत कमी रहती है
और हमारा ये प्रयास रहता है कि वीडियो को कम से कम अवधि में रखा जाए और सूचनाओं को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। ये स्टूडेंट्स, इस जल्दबाजी में कभी कभी हमारे मुंह से गलत उच्चारण भी हो जाता है और कभी कभी कुछ गलत सूचना भी बोली जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको आप थोड़ा कंफर्म कर लें। हमारा ये प्रयास है कि आपको सूचना ज्यादा से ज्यादा दी जाए, तो आप वीडियो में और अच्छी तरह देख करके क्लियर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में भारत के जितने भी आपके क्षेत्र हैं, जो आपके भारत को जिस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्य भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, आपका तटीय प्रदेश, जो आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, और इसके अलावा द्वीप समूह है, उनकी सूचनाओं को देने का प्रयास किया है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।